बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 8 जो है क्लास 9 न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है ये चैप्टर किसके बारे में है। ये चैप्टर जो है लॉजिक्स के बारे में है। लॉजिक बेसिकली एक स्टेटमेंट है। हम लोगों ने स्टेटमेंट को जो है स्टडी करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट को, और स्टडी करना होता है ताकि हम उसके मीनिंग्स को जान सकें। आप समझ लें कि टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स ऑफ अ स्टेटमेंट। इसकी बेतहाशा एग्जांपल हो सकती हैं। एक डॉक्टर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक डॉक्टर जो है डायग्नोज करता है डिजीज को, तो वो पढ़ता है पहले पेशेंट की तमाम हिस्ट्री, पेशेंट के दिए गए टेस्ट, फिर उनसे वो क्या निकालता है, एक लॉजिक निकालता है, फिर वो बीमारी के बारे में अक्स कर लेता है। इस तरह के केसेस जो है लॉयर्स के पास आते हैं। लॉयर क्या करता है, उसके पास कोई अगर जमीन का केस आ जाए, कोई किसी किस्म का भी विरासत का केस आ जाए, तो बेटा वो क्या करेगा, वो भी उसका एक लॉजिक बनाएगा, मीनिंग जानने की पहले कोशिश करेगा, तमाम उसके ताने बाने मिलाने की कोशिश करेगा। उसको क्या कहेंगे हम, लॉजिक। तो लॉजिक बेसिकली एक रीजनिंग है, एक थॉट है, ताकि जो है हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकें, एक बाकायदा स्टेटमेंट हम लोग प्रूव कर सकें। इसके लिए हम लोग लॉजिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग को दिया क्या जा रहा है, ताकि हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि लॉजिक्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, एक्सरसाइज है हमारी 8, द ओनली एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के तर्ज का है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। देखिए आप लोगों को P एंड Q ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं। इनको यहां पे कहा गया है ये कंडीशनल्स हैं। बच्चों अल्फाज पे गौर कीजिएगा, इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इन पर लॉजिक्स अप्लाई किए जाते हैं। अब कहा यह जाता है, सबसे पहले हम लोगों को जो पार्ट दिया जा रहा है वो है निगेशन। P इंप्लाइज Q। ये जरा लफ्ज पे गौर करना है आप लोगों ने। ये निगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव के लिए। ये हमारे पास इंप्लाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। इसका मतलब ये भी होता है निगेशन P, इफ निगेशन P देन Q। ठीक है बेटे, ये इफ नॉट P देन Q, इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है, नॉट के लिए सर ने ये साइन को कहते हैं वैसे टिल्डे, TILDE, टिल्डे, इसको टिल्डे पढ़ा जाता है। तो आप लोग ये टिल्डे की जगह पे नॉट कहते हैं। P हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास देन के लिए या इंप्लाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये Q आ जाता है। तो बेटा ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट बेसिकली क्या है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है नंबर 1 कन्वर्स, नंबर 2 हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स, और नंबर 3 में कहा जाता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट कीजिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज। तो बेटे सबसे पहले कन्वर्स आता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है जी। इसका कन्वर्स क्या होगा, इनकी जगह चेंज कर दी जाएगी। यहां पे Q आ जाएगा, इंप्लाइज नॉट P यहां पे आ जाएगा। इसको कहेंगे कन्वर्स। इनकी जगह चेंज करने को कन्वर्स कहा जाता है। अब कहा जाता है कि इनवर्स फाइंड कर लीजिए। तो इनवर्स में क्या होता है, जिसपे नॉट लगा है उसका नॉट खत्म कर दिया जाएगा, और जिस पर नॉट नहीं लगा वहां पे नॉट लगा दिया जाएगा। मींस के P इंप्लाइज नॉट Q। बेटे यहां से नॉट खत्म किया, यहां पे नॉट लगा दिया गया, इसको इनवर्स कहते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा कि हम लोगों ने Q पहले लिख लेना है, फिर बेटा P लिखना है, और ये जो हमारे पास नॉट है ये Q के साथ लगा दिया जाएगा। जिसके साथ था उससे रिमूव किया जाएगा, और जिसके पास नहीं था उस पर ये लगा दिया जाएगा। एक दो फिर समझ लीजिएगा, हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा को एंटी भी कहते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एंटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे बेटे पॉजिटिव था वहां पे हम लोगों ने नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये था पार्ट नंबर 1, जिसको थॉरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जरा देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास, इसमें कहा जाता है कि Q
इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इंप्लाइज पी। बेटे ये इंप्लाइज के लिए इस्तेमाल किया गया, या इसको पढ़ेंगे इफ क्यू देन पी। तो बेटे ये साथ साथ चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको याद रहे, वरना इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको बेशक आप लोग ना भी याद रखें, यानी कि लिखे मत आप, लेकिन याद जरूर रखें क्योंकि आपके काम आने वाली है। अब आप इसका कन्वर्स बनाना चाहते हो, बेटे कन्वर्स में क्या था, P पहले आ जाएगा, Q बाद में चला जाएगा। इनवर्स में क्या है, दोनों में नॉट लगा दिए जाएंगे, तो और तरतीब में लिखेंगे लेकिन नॉट साथ में लगा दिए जाएंगे। अब हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, P पहले आ जाएगा, Q बाद में आ जाएगा, और नॉट नहीं लगे तो बेटा नॉट लगाने पड़ेंगे। बस इतना सा काम करना था आप लोगों ने इसके अंदर। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, नॉट P नॉट Q। इसका मतलब है इफ नॉट P देन नॉट Q। तो बेटा स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका याद रखना है आप लोगों ने, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये इसको पढ़ने का तरीकाकार हो गया। अब देखते हैं जी कन्वर्स में क्या होगा, बेटा इनकी जगह चेंज करने वाले हैं आप। इनवर्स में क्या होगा, नेगेटिव पहले आ रहे हैं, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव लगे हैं, नेगेटिव रिमूव किए जाएंगे और उनकी जगह भी चेंज की जाएंगी। इस तरह से ये सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा, इट इज नॉट Q नॉट P, इफ नॉट Q then not P, not Q implies not P। बेटा ये इसके पढ़ने के दोनों तरीके कार यहां पे साथ साथ लिख दिए गए हैं। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में आप लोगों को इल्म है कि हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है इस तरह से। इनवर्स में नॉट लगे हैं, बेटे नॉट रिमूव कर दिए जाएंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव है, इनको रिमूव कर देंगे और इनकी जगह भी हम लोग चेंज कर देंगे। बस इतना सा बेटा इसमें प्रोसीजर था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, इट इज नॉट इनटू P वेल Q, वेल नॉट Q। बेटा इसको वेल पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पे हम लोगों ने इसको और के तौर पे याद रखना है। इट इज और, नॉट P और Q, फिर हमारे पास आ जाता है और, फिर आता है नॉट Q। बेटा ये इसका तरीकेकार है पढ़ लेने का। इसके लिए टेबल आपने बनाना है जिसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। P और Q हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ये हमारे पास दो इनपुट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, P और Q क्या है, दो इनपुट्स हैं। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जरा गौर करना है आप लोगों ने। पहले हम फाइंड करेंगे P वेल Q, P और Q जैसे कि गिवन है ब्रैकेट के अंदर। फिर बेटे क्या फाइंड करना है आपने, नॉट P वेल Q। फिर उसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप, नॉट Q। उसके बाद क्या फाइंड करना है आप लोगों ने, इनको इकट्ठा फाइंड कर लेना है। यानी कि इकट्ठे में क्या किया जाएगा बेटे, जरा गौर करना है आप लोगों ने। ये सारी स्टेटमेंट यहां पे इकट्ठी लिख दी जाएगी ताकि जो है हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले P, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इस तरह से लिख दिया जाएगा। बेटे आपने और मालूम करना है, अगर एक भी ट्रू है, प्लस करने के जुमले में आप सोच लीजिए एक भी ट्रू है तो आपने ट्रू लिखना है। अगर दो फॉल्स हैं देन यू हैव टू पुट द फॉल्स। आगे नॉट में आ जाते हैं तो बेटे जो ट्रू है वो फॉल्स है, जो ट्रू है वो फॉल्स है, जो फॉल्स है वो ट्रू है। नॉट क्यू में आ जाते हैं तो बेटे ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो इसको ट्रू लिख देंगे, ये ट्रू है ये फॉल्स आ जाएगा। नेगेटिव यानी कि बनाना ना आपने नेगेटिव, ये बेटे नेगेटिव बन गए। अब आप लोगों ने इनके दरमियान में और मालूम करना है। ये देखिए और, इसको प्लस भी कहते हैं, हम इसको प्लस के जुमले में ले सकते हैं। एक भी अगर फॉल्स है तो यानी कि हमारे पास एक फॉल्स है तो उसको ट्रू में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए एक फॉल्स है एक ट्रू है, क्या लिखेंगे, ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। मींस एक भी ट्रू होगा बच्चों तो उसको ट्रू लिखा जाएगा, एक फॉल्स आता है ट्रू के साथ ट्रू लिखा जाएगा, दो ट्रू हैं ट्रू लिखा जाएगा, फॉल्स अगर दो हैं फिर फॉल्स लिखा जाएगा। ये और में होता है, यानी कि ये और भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, वेल भी कहते हैं इसको, वी एल वेल। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। द स्टेटमेंट इज नॉट Q, वेल नॉट P। पढ़ लेते हैं पहले एक दफा इसको बेटा, किस तरह से पढ़ेंगे? नॉट Q और नॉट P। ये बेटा इसको पढ़ने का तरीकाकार हो गया। आपने P और Q दो ले लेने हैं इनपुट्स, जिनकी मदद से आपने आउटपुट्स यहां पे जनरेट कर लेने हैं। बेटा पहला आउटपुट क्या है हमारे पास? नॉट Q। दूसरा क्या है? नॉट P। बिल्कुल एज इट इज जैसे कि बने आपको। इसके बाद आपने क्या करना है? इनका वेल मालूम कर लेना है, नॉट Q वेल नॉट P। इसके बाद बेटे क्या फाइंड करना है आप लोगों ने? आपने आंसर निकाल लेना है इसका, जो मुकम्मल स्टेटमेंट है, नॉट Q वेल नॉट P, ट्रू फॉल्स। बेटे जिस तरह पहले आप लोगों ने तरीके का इस्तेमाल किया था, दो ट्रू फिर दो फॉल्स, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स कर लीजिएगा। यही तरीके का आपने सब क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल कर लेना है, जिसमें आपने 4 यहां पे वैल्यूज लेनी होती है। नॉट Q है बेटा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नॉट P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों ने इनका और मालूम करना है, फॉल्स बेटा ट्रू ट्रू एंड ट्रू। अब आप लोगों ने इसका भी नेगेटिव मालूम करना है, तो बेटा ये ट्रू हो गया, बाकी सारे के सारे आपके फॉल्स आ गए। दिस इज योर आंसर। लेट्स सॉल्व द पार्ट 3। पार्ट नंबर 3, इट इज P वेल Q इक्विवेलेंट P एंड, ये हमारे पास जो है ये बेटे इस्तेमाल किया जाता है एंड के लिए, ठीक है जी, एंड Q। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से स्टेटमेंट दी जा रही है। इसको एक बार लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जरा गौर कीजिए। P और Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q। बेटे और प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, एंड मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। P और Q आपके पास दो क्या आ जाते हैं? इनपुट्स आ जाते हैं। आपने P वेल Q फाइंड करना है, आपने P एंड Q फाइंड करना है। इसके बाद बेटा जी आप लोगों ने P वेल Q का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है Q के साथ, P एंड Q के साथ। बेटे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आ गया। आपको पता है वेल में आप लोगों ने प्लस इस्तेमाल करना होता है, कोई एक भी ट्रू है तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रू लगाना है, दो फॉल्स एंड देन फॉल्स। अब आपने यहाँ पे जो ऑपरेटर लगाना है वो मल्टीप्लाई का है, तो एक भी अगर आप लोगों के पास फॉल्स आ रहा है तो बेटा वो सारे को फॉल्स कर सकता है। दो ट्रू होंगे तो फिर ट्रू है, वरना फॉल्स है। इस तरह से ट्रू फॉल्स, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 को हम लोग फॉल्स कहते हैं। फिर एक बार बता देता हूं बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने मल्टीप्लाई का लगाना है, यानी कि फॉल्स से मल्टीप्लाई करें ट्रू को तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है जी। दो ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा, वरना नहीं। अब चलते हैं हम इसके इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट हम लोगों ने इन दोनों का देखना है। अगर कोई वैल्यू सेम है तो ट्रू लिखेंगे, ये सेम है, ये सेम है, ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। आपने इक्विवेलेंट देखना है, ये ट्रू है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने इस जगह पे फॉल्स लिख दिए हैं। ये लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जांपल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट सबसे पहले समझने की कोशिश कर लीजिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे लिखा जाता है 3 + 4, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, इसको एक एक्सप्रेशन कहते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट may be true
और फॉल्स, बट नॉट द बोथ, बट नॉट द बोथ, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, ये आपने याद रख लेना है। एक एक्सप्रेशन जो है, ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, जो कि हो सकता है सच या झूठ, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, ये आपने ज़हन में रखना है। स्टेटमेंट या तो सच्ची है या झूठी है, इसके अलावा बीच वाली कोई बात नहीं होती इसमें, तो इसमें मुनाफकत यानी कि नहीं होती। आप लोगों ने इसके प्रूफ की तरफ आना है। आप इसको कह सकते हैं लॉजिकल प्रूफ। बिल्कुल, ये आपको स्टेटमेंट में उन्होंने लॉजिकल नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने इसको लॉजिकल प्रूफ ही समझना है, ठीक है जी, क्योंकि हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। आप कह सकते हैं आ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, दलील है, आर्ग्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आप ये कह सकते हैं ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट कहते हैं दलील को, बेटे ये दलील है, ये एक दलील होगी जो लॉजिकल होगी, जो कि एक्सप्लेन करेगी आपके इस स्टेटमेंट को, या तो ट्रू है या बेटा वो क्या है, फॉल्स है। हम एग्जांपल्स लेते हैं, दो एग्जांपल्स उसने कहा है, एग्जांपल्स लेते हैं। पहली एग्जांपल देख लीजिएगा, पहली एग्जांपल बेशक आप कह लीजिए 3 + 4 जैसे आपने पहले भी लिखा था इज इक्वल टू 8। बेटा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो सिंपली आपको पता है 7 के इक्वल आ जाता है, लेकिन अगर मैंने 8 लिख दिया तो इसका मतलब है क्या है, फॉल्स है। दूसरी बना लेते हैं, द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है जी, बल्कि और आसान कर लें, द सम ऑफ, आप और आसान बना लें ताकि आपको ज्यादा लेंथ इसको लिखना ना पड़े, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। बस इतना काफी है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्या मतलब है सर, ये देखें, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये इंटरनल इसका जो है एंगल बना लिए मैंने, ये हमारे पास ये एंगल्स है इंटरनल, इनका अगर सम कर दिया जाए, इनको अगर जमा किया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अगर मैंने इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गैमा कहा है, टोटल आंसर बेटा 180 डिग्री आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये एक समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी सारा जो है आप लोगों ने एज आंसर याद करना है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो समझा रहा है आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल बहुत सारी आप दे सकते हैं। आपको तीसरी एग्जांपल बना लीजिए, आपको तीसरी एग्जांपल बना लें, क्वाड्रिलेटरल का शायद आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल होता है मैं बता देता हूं, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स होनी चाहिए, इन सब का जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कितना होगा, वो हमारे पास होगा 360 डिग्री। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेटे, ठीक है जी। आप एग्जांपल्स बहुत सारी दे सकते हैं। फोर्थ में 3 + 4 लिखा है, आप 5 + 9 लिख लीजिए और उसको 13 कह लें, जबकि ये तो 14 के इक्वल है, इसको यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिएगा। तो बेटा इस तरह से बेशुमार आप स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप लोगों को पहले पता हो कि डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जैक्टली हम किस तरह से इनकी डेफिनेशंस कर सकते हैं। तो बेटा ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5, कहा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, और बेटे साथ में कहते हैं थ्योरम के बारे में बताना है। आप पहले इनके डिफरेंस कर लेते हैं और फिर एग्जांपल्स का भी पूछा गया है। आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये ई है, STATEMENT स्टेटमेंट, विच वी बिलीव, जिसपे हमने यकीन कर लिया है, विच वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस, कोई एविडेंस भी नहीं चाहिए इसके लिए, आप लोगों ने बस इसको ट्रू समझ ही लिया है। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्सियम आ जाता है। इसके एग्जांपल्स दे लेते हैं, एग्जांपल्स इसमें आसान ही हैं एग्जांपल्स। अभी एक एग्जांपल आप लोगों ने दी थी, द सम
ऑफ इंटरनल एंगल्स नहीं यार ये एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल हम बना लेते हैं यहां पे कि हमारे पास अ पॉइंट कैन फॉर्म इनफाइनाइट लाइंस। एक पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट है, ये इनफाइनाइट यहां से लाइंस बना सकता है। वो यहां से ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे, इस तरह, इस तरह, इस तरह। बेटा किस तरह भी इसमें से पास करनी चाहिए बस लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें से क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच इज प्रूव्ड, जो कि प्रूव की जाती है, जो प्रूव की गई है विथ सम फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स के साथ प्रूव की जाती है। इनफ है, ये थ्योरम इसको कहते हैं हम लोग। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो पहली एग्जांपल हम बना लेंगे, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ये देखें पहले भी आपने कर लिया एग्जांपल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी तरह दूसरी बना लीजिए, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ, ये एंगल्स हैं, ये जरा साफ करके लिख लेते हैं बेटे, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लेटरल इज 360 डिग्री। बेटा इसका सम जो है किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। तो ये हमारे पास इसके दो हमारे पास जो वैलिड आंसर्स आ जाते हैं। इसके भी दूसरी अगर बनाना चाहते हैं तो बेटा आसान सी बात है, अ नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, इसका सक्सेसर होगा, इसके बाद आने वाला होगा, विच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, विच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो बेटा ये कितनी इसकी वैलिड सी और आम सी आप लोगों ने एग्जाम्पल बना ली। क्या मतलब इसका, 2 है उसके बाद क्या आता है 3, तो 3 भी तो नेचुरल है। सक्सेस कहते हैं आगे आने वाला, जो कामयाब होकर नेक्स्ट आता है। 4 आ जाता है, बेटा ये भी नेचुरल है। 5 आ जाता है, ये भी नेचुरल है। अगर मैं कहता प्रीडिसेसर, तो पहले आने वाला, बेटा स्टेटमेंट गलत हो सकती थी क्योंकि 0 नहीं आता नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो ये बेटा आपका एक्सियम है और साथ ही साथ आ जाता है थ्योरम। एक बार फिर बता देता हूं, एक्सियम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है, जैसे कि ये नीचे लिखी गई है, जो कि बिलीव किया जाता है कि ट्रू है, इनके लिए एविडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन थ्योरम के लिए ये बकायदा प्रूव हुआ होता है और कुछ फैक्ट्स के, कुछ हकाइक के साथ इसको प्रूव किया जाता है। इसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। इसके लिए मैंने नीचे एग्जांपल्स 2 लिख दी हैं, तो बेटा इनको आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 6। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। आप लोगों ने बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग का मतलब है थॉट। लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये इज अ बेस, ये एक बुनियाद है, इज अ बेस ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स। मैथमेटिकल प्रूफ्स, जो मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं बेटा, इनका ये क्या है, ये एक थॉट है किसकी, मैथमेटिकल प्रूफ्स की, और ये इनकी बुनियाद बन जाती है, ये एक इनकी बुनियाद बन जाती है। लॉजिकल रीजनिंग एक बुनियाद है मैथमेटिकल प्रूफ्स की, ये आप लोग ज़हन में रख लीजिए। जो क्या करती है, दैट इंश्योर्स, जो यकीन दिलाती है, जो कि यकीन दिलाती है, यकीन दिलाती है, क्या यकीन दिलाती है, दैट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, द स्टेटमेंट इज कंक्लूडेड इन अ वैलिड एंड सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक
मैनर। इनफ है बेटे। दोबारा एक दो बता रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग इज a base of mathematical proofs that ensures that the statement is concluded in a valid and systematic manner। जो आप लोगों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी जाती है, उसका जो नतीजा निकाला गया है, इसको कंक्लूडेड का मतलब है नतीजा अख्ज करना, नतीजा निकालना। ठीक है बेटे, नतीजा निकालना। इन अ वैलिड, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, और इंतजामी तौर पर। बेटा ये इंतजाम या मुनज्जम अंदाज में आप कह सकते हैं, इंतजामी तौर पर। ठीक है बेटे, मैनर जो है तरीकाकार में आ जाता है। इसका मतलब है कि लॉजिकल रीजनिंग एक बुनियादी मैथमेटिकल प्रूफ है जो कि यकीन दिलाता है कि जो स्टेटमेंट का नतीजा निकाला है आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक निकाला है और एक इंतजामी तौर पर निकाला है। ये बेटा इसकी इंपॉर्टेंस होती है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की। साथ में कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। आपने भी एग्जाम्पल देनी है अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए। जरा एग्जाम्पल पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, टू प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर। ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे अलावा भी एग्जाम्पल बन सकती हैं। ये आसान सी एग्जाम्पल है क्योंकि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2k+1 के तौर पर। ये k क्या है? ये कोई भी नंबर है। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने यहां पे लिख लिया 3+1, ये बन गया 6+1 क्या होता है? 7। तो 7 क्या है? ऑड नंबर जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाता। ऑड नंबर वो हैं जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाते। जो भी नंबर पुट कर लेंगे बेटा वो इसी तरह से आ जाएगा। एक हम ये ले लेते हैं ऑड नंबर, एंड एक 2m+1 कह लेते हैं। तो बेटा ये दोनों हमारे पास जो है, ये k लिखें, m लिखें, l लिखें, a लिखें, b लिखें, कुछ भी लिख लीजिए, बट तरीकेकार यही होगा। इनको अब सम करते हैं, 2k+1 + 2m+1। तो बेटा गौर कीजिएगा यहाँ पे 2k + 2m, 1 + 1 क्या होता है? ये बेटा क्या आ जाता है? 2। गौर करना है आपने, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। बाकी k + m प्लस क्या आ रहा है? 1, क्योंकि 2 मैंने इन सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया k, यहाँ पे रह गया m, 2 1 जा 2। बेटे ये 2 अगर बाहर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर दे तो इवन आएगा। तो ये 2 का मल्टीपल है, इट इज, यहाँ पे बेशक ये ना लिखे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स एन इवन नंबर। ठीक है जी, ये बेटा इसका जो है मैथमेटिकली मैंने जो है इसको रीजनिंग दे दी आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर हो सके कि इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ, इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूं। 2k + m+1, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे लिखता हूं 5 लिख लें, 5 + 5, ये इसकी जगह चलिए चेंज कर लें, आप 7 लिख लें, +1 2, 5 + 7 क्या होगा? 12 + 1 13, 13 2 जा 26, ये तो 2 के टेबल पर जाता है। आप कोई भी नंबर पुट कर लेंगे इसमें तो बेटा वो 2 के टेबल पर जाने वाला ही होगा। दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इन स्टेटमेंट्स को समझिए, ये लॉजिक्स हैं। लॉजिक्स को तहम्मुल से समझना होता है आप लोगों ने, जल्दबाजी में नहीं सीखना। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम कंजक्चर। चलो आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, indicate whether it is an axiom, conjecture or theorem and explain your reasoning। और आप लोगों ने अपनी रीजनिंग भी साथ साथ बता देनी है। कहता है there is exactly one straight line through any 2 points। ये हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट आ रही है, कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, 2 पॉइंट्स हैं, उनमें से एक लाइन गुजरती है। तो ये तो बिल्कुल वैलिड बात है, विदाउट एविडेंस हमें पता चल सकता है। तो बेटे क्या है? इट इज एन एक्सियम। तो ये क्या है? एक एक्सियम है जिसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप लोग लॉजिकली ये नीचे बेशक लिख लीजिएगा कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, इनके साथ सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। दूसरी लाइन आप ऐसे ये कर्व बन जाएगा, लाइन नहीं बनेगी। दूसरे पे आ जाइए, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, हर इवन नंबर जो कि 2 के टेबल पर जाने वाला है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2
प्राइम नंबर्स। ग्रेटर देन 2 है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हो सकता है। बेटा ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जरा गौर कीजिए। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखता हूं कि मेरे पास 11 है, 11 जो है प्राइम नंबर में आता है, सिर्फ अपने टेबल पे जाए, किसी और टेबल पर ना जाए। एक 13 है, मैं इन दोनों को अगर प्लस कर लेता हूं तो मेरे पास बनता है 4 to 24, ये इवन नंबर है। ये मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। अब एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और 19। तो बेटा इस पर भी गौर किया जाए। 9 और 7 क्या है? 6, यानी कि 26 आ गया हमारे पास। 9 और 16 आ गया। बेटे 1, 2 एंड 3, 36, ये भी इवन है, तो ये भी प्राइम नंबर से मैंने निकाले, ये भी प्राइम थे ये दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी हाइपोथेसिस हम लोगों ने लिखनी होती है, विच इज इट इज अ कंजक्चर। मेरे कंजक्चर में आ जाता है, ठीक है जी, ये कंजक्चर में आता है क्योंकि बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। दो ये जो है उसने कहा है इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है वो कोई भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, तो बहुत सारे हैं बेटे। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हम एंड तक नहीं इसके जा सकते क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं ग्रेटर देन 2 में। इसका आंसर है इट इज अ कंजक्चर। आप एग्जांपल एक दे सकते हैं, ये मैंने एरो सिर्फ लगाया है ताकि आप लोग जो है ये समझे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आंसर। इसके नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 11 प्लस कर लीजिएगा 13 इक्वल किसके आता है यहाँ पे हमारे पास इट इज 24, इट इज बेटे 24। आप लोगों ने इस तरह से इसका आंसर लिख लेना है। बाकी मैंने समझा दिया आपको कि करना क्या है आप लोगों ने। फिर कहते हैं सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो कई दफा आपने पढ़ लिया कि इट इज अ थ्योरम, ये तो थ्योरम है ना जी। आप लोग इस तरह से एक बनाएगा डायग्राम, बेटे यहाँ पे लिखना आपने अल्फा, यहाँ पे लिखना है बीटा, यहाँ पे गैमा, यार कहीं पे भी अल्फा बीटा गैमा लिख लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल किसके है 180 डिग्री का। दिस इज अ प्रूव, ये बाकायदा फैक्ट्स के थ्रू प्रूव होता है। यानी कि हमारे पास एक एंगल अगर 45 डिग्री है, दूसरा 35 डिग्री है, तीसरा में नहीं पता, सी नहीं पता। अगर आपको इन केस आपने क्या करना है, इसको इक्वल कर लेना है सबको 180 डिग्री के, इनको प्लस करना है बेटा। ये 10, 8 प्लस सी इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के। सी इधर रहने दे, 80 वहां पे जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इट इज 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास 100 डिग्री का आ जाता है। तो बेटा ये प्रूव्स है बकायदा, इनके ये प्रूव्स आ जाते हैं, दो मौजूद हो, तीसरा फाइंड आउट करना होता है। ये हम लोग पहले पिछली एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8। Formulate simple deductive proofs for each of the following algebraic expressions. Prove that left hand side is equal to right hand side. हम लोगों ने इनको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। द पार्ट नंबर 1 x माइनस 4 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे बेटे साथ में प्लस 9 है, इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। ये प्लस 9 एज इट इज आ गया बेटा। ये रहा a स्क्वायर, ये 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए है, a माइनस b के होल स्क्वायर के। अगर a क्या है x और b क्या है x माइनस ये सॉरी 4, ये सिर्फ क्या है 4 और साथ में माइनस आ जाता है बेटा। इसका स्क्वायर के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जरा ये समझाने के लिए था सारा आप लोगों को। फॉर्मूला आप लोगों ने बीच में ऐड करना तो जरूर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम्स 8 एक्स प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 16 प्लस क्या आ गया है 9। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 प्लस 9 क्या होगा 25। इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटे आपने प्रूव कर दिया। इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इट इज x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 4x के। लेट्स सी द लेफ्ट हैंड साइड विच इज x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का बेटे होल स्क्वायर आ जाता है। इस पर अप्लाई फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर
बेटे ये ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि बाहर माइनस है, साइन अंदर चेंज कर दिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर 2 1 टाइम्स 2, साथ में एक्स आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1, दो दफा 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 ही आपके पास आंसर में आ जाता है। एंड इनका साइन साथ साथ चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस बेटा प्लस, फिर प्लस माइनस ये भी आ जाएगा माइनस, ये 1 और ये बन गया 2x। जरा गौर कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का बेटा कैंसिल कर लेंगे, ये +1 ये -1 कैंसिल, +2 और +2 क्या हो गया 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर हमारे पास 3, इट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है 20x के। लेफ्ट हैंड साइड अगेन विच इज x प्लस 5 स्क्वायर प्लस x माइनस 5 स्क्वायर। बेटा ये प्लस नहीं है, ये है माइनस। अब आप क्या करते हैं, वही फॉर्मूला दोबारा से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x a है 5 हमारे पास b है, माइनस है तो बेटा फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फिर a और ये b, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अप्लाई कर दिया जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2 5 10 x, 5 का स्क्वायर 25, 5 मल्टीप्लाई 5, बेटे साइन भी साथ साथ आप लोगों ने चेंज कर लेने हैं। इट इज 2 5 टाइम्स बेटे क्या आ गया हमारे पास 10x माइनस माइनस प्लस माइनस 25, माइनस प्लस ये भी प्लस ये माइनस बेटा एक जैसे कैंसिल कर दिए, बाकी आ गया 20x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव करना है हम लोगों ने और साथ साथ जस्टिफाई करना है हर स्टेप को। पार्ट नंबर 1 है 4 प्लस 16x डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 4 को अलग कर लेना है, तो बेटा 1 बाय 4 कर देते हैं। यहां पे कौन सा स्टेप इस्तेमाल किया गया है कि a b ओवर b इक्वल आ रहा है 1 ओवर b a b के। ठीक है बेटे, ये हम लोगों ने इसमें स्टेप अप्लाई कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 4 मल्टीप्लाई 1, यहां पे 4 मल्टीप्लाई 4, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, आइडेंटिटी इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करना, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब बेटे क्या किया जाएगा, 4 को आप लोगों ने कॉमन ले लेना है, तो यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये बन गया 1 ओवर 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 4, ये बेटे 4 ये वाला, इन दोनों से आप लोगों ने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया बाकी क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस 4x, ये बेटे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। तो ये हमारे पास जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आता है, जिसमें हम लोग जो है a इंटू बी प्लस सी इस तरह करके लिखते हैं, तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाता है। ये बस चले, मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये इसको इरेज ही करना पड़ेगा। अब बेटे आपने क्या करना है, 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास आ रहा है। अब आप लोगों ने एसोसिएटिव यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 4 ये बेटे अलग कर देंगे और साथ में 1 प्लस 4x अलग कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बेटे, ये 4 और 4 कैंसिल, बाकी रह गया सिर्फ 1 और 1 प्लस 4x आ गया। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस करनी है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 27 है, माइनस में बेटे 27 है, ये इक्वल आ रहा है 2x ओवर x माइनस 3 के। आप लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से ले रहे हैं, विच इज 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फैक्टराइज कर लेना है इनको। क्या मतलब, 6x स्क्वायर है 6x मल्टीप्लाई x प्लस 6x मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 18 ही बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो मैंने यहां पे क्या किया है, फैक्टराइज, बल्कि लिख दें फैक्टराइजेशन।
बस इतना ही स्टेप आप लिख लीजिएगा। न्यूमिनेटर में भी यही करना है, डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही कर लेना है इसको। 3x, ये 3 हमारे पास x स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाता है हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा। तो बेटे हमारे पास 27 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉमन देखने बेटे 6x कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 3, इनमें 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, बाकी का बचता है x स्क्वायर माइनस 9, देखे ना 9 और ये x स्क्वायर, 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। बेटे ये क्या किया है आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन वही तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव आपने लॉ अप्लाई कर दिया इसके अंदर दोबारा से। ठीक है बेटे, अब आप क्या करते हैं, अब जरा गौर कीजिए। तो हमारे पास ये 6 जो है, इस 6x इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, साथ में आ रहा है x, फिर बेटे क्या आता है x प्लस 3, ये एज इट इज लिख देंगे, और नीचे वाली वैल्यू 3 आ रही है एज इट इज, बाकी x स्क्वायर माइनस 9 है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 का ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहां पे क्या किया गया, फिर फैक्टराइजेशन ही की गई है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 3 यहां पे रहने देते हैं बेटे, और ये 2x अलग कर दिया गया, बाकी x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, इसमें और हमने कोई चेंजेस नहीं की, यानी कि एज इट इज लिख दिया मैंने इसको। बाकी इसमें बेटा क्या करते हैं, आप फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, which is a square minus b square equal a plus b and a minus b, यानी कि x square minus 3 का स्क्वायर इक्वल है x plus 3 और x minus 3। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बता दिया गया। अब बेटे यहाँ पे क्या किया गया है, दोबारा से फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे आप, यहाँ पे 3 और 3 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, बाकी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं की जगह पे 1, और ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2x ओवर x माइनस 3, और यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। देखने डिवाइड ही किया आपने, इन दोनों को आपने आपस में काट दिया, बाकी आपके पास क्या बन गया है 1 मल्टीप्लाई 2x ओवर x माइनस 3 बेटे आप लोगों के पास बाकी आ गया है, जिसको अब आप लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2x ओवर x माइनस 3 विच इज योर राइट हैंड साइड, ये बेटे आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है जी, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ गया 3 आपके पास, इट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, it is equal to x plus 5 over x minus 5. Take the left hand side again, which is equal to x square plus 7x plus 10 over x square minus 3x minus 10. आप लोगों ने इसको फैक्टराइज ही करना है, तो आप क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले x स्क्वायर 10 आपके पास आ रहा है, तो आप इसको 5x प्लस 2x प्लस 10, यानी कि 5 2 10, और इनको प्लस कर ले तो 7x ही बनता है आपके पास। तो बेटा यही रूल आपने दोबारा अप्लाई कर लिया। मैं तरीके का समझा देता हूं। यहाँ पे कोफिशिएंट बेटे 1 है, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी कांस्टेंट में तो वो 1 होती है। 1 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 10, 10 के फैक्टर्स बनाने, 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5, बस इनमें से किसी को यूज कर ले जो कि आपका क्या बना दे 7, प्लस करें तो ये बेटे 7 बन गया। इसी तरह से नीचे भी जरा गौर कर लीजिए, ये माइनस 10 माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस, यहाँ पे साइन इस तरह से लगाए जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या बनाना है 3, तो क्या 5 में से 2 माइनस कर दे तो 3, तो यहाँ पे बेटे फिर वही वाला तरीकेकार, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेक द मिड टर्म्स, तो आप लोगों ने मिड टर्म्स जो हैं उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, अब आपने क्या कर लेना है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप लोगों ने x को कॉमन ले लिया, बाकी क्या आ गया x प्लस 5, इनमें क्या कॉमन है 2 को कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस 2 5 10। नीचे भी बेटे बिल्कुल यही तरीके का से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस 5 आ गया। अब आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है आपके पास। अब आप क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेंगे आप, जो एक जैसे हैं वो कॉमन ले लिए जाएंगे, तो बेटा वो क्या है x प्लस 5, बाकी क्या बात, क्या ये हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2। बेटा तरीकेकार वही है लिखने का, बस आप लोगों ने जैसे कि x माइनस 5 कॉमन लिया, बाकी x प्लस 2 बच गया।
ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है, तो आप इसको भी कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बेटा गौर कीजिए, एक जैसी टर्म्स आपने काट ली, तो काटने से क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 1। अब आपने क्या किया है, डिवीजन की प्रॉपर्टी बेसिकली इस्तेमाल की है, डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बाकी क्या आ गया, x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। बेटा यही है आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लिया। ये तरीकेकार है साथ साथ स्टेप्स लिखने का, ताकि जस्टिफिकेशन हो जाए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। सपोज x इज एन इंटीजर, ओके, इफ x इज ऑड, कहता है अगर x हमारे पास ऑड है तो आपने प्रूफ करना है कि 9x प्लस 4 वो भी ऑड है। अब लेट कर लेना पहले कि p ऑफ x जो है वो है 9x प्लस 4। ठीक है जी, जैसे उसने कहा है अगर x क्या है हमारे पास, x इज ऑड, तो x इसके इक्वल होगा, आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर x किसके इक्वल होगा, 2k प्लस 1 के। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, 2m प्लस 1 2 3, ये 2 की जगह पे ये 7 इसके जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, a b c d में बेटा कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर लेंगे बेटे, यहाँ पे जहां पे भी x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, 2k प्लस 1, p इंटू 2k प्लस 1 इक्वल 9 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 4, ये बन गया 18k, 9 1 जा 9 4, 18k प्लस 13। आप लोगों ने इसको 2k प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, 18k प्लस 12 प्लस 1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 9k प्लस 6 प्लस 1। अगर हमारे पास 9k प्लस 6 इक्वल हो जाए m के, फर्ज कर लें, तो हम क्या कह सकते हैं, 2m, ये सारा m है, प्लस 1, तो बेटा ये वही ऑड वाली कंडीशन ही आ गई, देन इट इज ऑड। अब ये क्या है बेटे, ऑड है। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी। कहता है कि सपोज x इंटीजर है, x ऑड है, लेकिन 7x प्लस 5 इवन है, ये प्रूव करना है आपने। आपने फिर वही तरीकेकार p ऑफ x ले लीजिएगा, 7x प्लस 5 बेटे आप लोगों ने यहां पे लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर हम लोगों के पास x ऑड है, ये जरा सवाल समझिएगा, तो बेटे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2k प्लस 1 लिख देंगे। अब इस 2k प्लस 1 को पुट करना है आप लोगों ने इसके अंदर, तो बेटे क्या किया जाएगा, p इंटू 2k प्लस 1 इक्वल 7 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 5। 7 2 का क्या होगा 14, तो डायरेक्टली 14 लिखिए, प्लस 7 प्लस 5, 14k प्लस क्या आ गया 12k। आपने इवन प्रूव करना है बेटा, उसके लिए क्या करते हैं, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 7k प्लस 6 आ जाता है। अब अगर हमारे पास इफ 7k प्लस 6 इक्वल है mk, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 2m, इस जगह पे मैंने m लिख दिया। तो ये इवन नंबर के लिए है, क्योंकि कोई भी चीज 2 से मल्टीप्लाई करती है वो 2 पर डिवाइड हो सकती है, तो ये क्या हो गया, देन इट इज इवन। तो बेटा अब ये क्या बन गया है, इवन बन गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, इसके 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में। x अगर ऑड है, शो करना है आपने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वो भी ऑड है। तो लेट कर लीजिएगा कि p ऑफ x, बेटा क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जो वैल्यू दी जाती है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसको एक्सप्रेशन भी आप कहते हैं। अगर x जो है हमारे पास, x जो है इज ऑड, तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर, इसलिए आप कह सकते हैं कि x किसके इक्वल है, 2k प्लस 1 के। हम लोगों ने इसको भी जो है ऑड ही प्रूव करना है, देन p इंटू 2k प्लस 1 इक्वल 2k प्लस 1 का बेटा स्क्वायर आ गया, x जगह लिखा, फिर 2k प्लस 1 लिखा, फिर प्लस 6 आ गया। इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। बेटे आपने लेट कर लेना है कि ये a है, ये b है, माइनस 8k माइनस 4 प्लस 6, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 8k, एंड बेटा ये क्या बन जाएगा 2, 4k स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर ले तो माइनस 4k आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, बेटे 2 यहां रहने दें एंड 1 यहां पे लिख दें आप। अब आपने क्या करना है, इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बन जाता है 2k स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2
प्लस 1। अगर आप यहां पे कहते हैं कि हमारे पास 2k² माइनस 2k प्लस 1 इक्वल है m के, तो बेटा क्या करेंगे, 2 ये सारा m प्लस 1 इट इज ऑड, बन तो गया है आपके पास ये भी ऑड। ठीक है जी, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है कि x इवन है। आप लोगों ने शो करना है कि हमारे पास लेट कर ले p ऑफ x जो है जिसको आपने शो करना है x² प्लस 2x प्लस 4 बेटा कि ये भी इवन है। इवन के लिए क्या शर्त होती है, अगर x इज इवन देयरफॉर x इक्वल 2k, जहां पे भी x नजर आता है वहां पे 2k लिखते चले जाइएगा। 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4 बेटा कि ये क्या आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब अगर गौर किया जाए इन सब में 2 कॉमन है तो बेटा 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अब आप लोगों ने कहना है कि अगर हमारे पास ये सारी टर्म जो है इक्वल आ जाए m के, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2m, ये सारा m के इक्वल है ना, तो अब क्या करेंगे, इट इज इवन, तो ये इवन नंबर के लिए ही होती है। ये बेटा इसका प्रूफ है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 13। कहा यह जाता है कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हैं। आपने प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन का लॉ भी है। आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x एंड y बी टू आर्बिट्रेरी का मतलब है जिसके एग्जैक्ट वैल्यू का ना पता हो, आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी एंड ए, सॉरी ये हमारे पास इंटरसेक्शन था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट रिस्पेक्टिवली। बेटे रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली टर्म पहली के, दूसरी टर्म दूसरी के इक्वल आ जाती है। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों ने बता देना है। अब आप लोगों ने ये कहा बेसिकली कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग नहीं करता a से, ना ही ये बिलोंग करता है b से। तो ये बिलोंग किससे करता है, ये बिलोंग करता है a के कंप्लीमेंट और b के कंप्लीमेंट के साथ। अगर ये इनसे बिलोंग करता है तो बेटा सिंपल सी बात है, ये a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, यानी कि उसका भी मेंबर होगा। इसी तरह से इसको हम कहते हैं पहले 1। अब y को देख लीजिएगा, ये किसका बिलोंग कर रहा है, a कंप्लीमेंट यूनियन b के कंप्लीमेंट के साथ। लेकिन y बिलोंग नहीं करता a से और y बिलोंग नहीं करता किससे, b से। ये बिलोंग नहीं करने का निशान आ जाता है। लेकिन y बिलोंग करता है a के कंप्लीमेंट और y बिलोंग करता है b के कंप्लीमेंट के साथ भी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के साथ भी, इसको कह ले 2। फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट ये हमारे पास इक्वल आएगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो बेटा ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का, ये आसान तरीन तरीका है। बस आप लोगों को याद रखना ये है a और b बिलोंग नहीं करते, कंप्लीमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो कंप्लीमेंट नंबर है 14, कहता है कि x और y है पॉजिटिव। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर x और y पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 है बेटा। अच्छा, फिर कहता है आप लोगों को रियल नंबर्स हैं ये, एंड x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। बेटा इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि अगर x स्क्वायर लेस देन है y स्क्वायर के, तो फिर अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो आप लोगों ने बताना है कि x लेस देन है y के। ये आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों ने कंडीशन ये सॉल्व करके बता लेनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज x square is less than y square taking square root, आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन y स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज लेस देन y, हेंस प्रूव्ड। हेंस आपने क्या लिख देना है, प्रूव्ड। बस बेटा इतना सा इसका काम है, ये इतना सा ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोगों ने प्रूव करना है, ये एक थ्योरम है हमारे पास। ठीक है जी, थ्योरम के तौर पे इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि गिवन है हमारे पास। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल
ए बी सी, यानी कि आप लोगों ने एक ट्राइंगल बना लेना है। ए, यहां पे बेशक बी लिख लें, यहां पे लिख लें आप सी, ये ट्राइंगल आ गया ए बी सी। प्रूव क्या करना है आप लोगों ने, टू प्रूव हमारे पास क्या है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूव क्या करेंगे आप लोग के, हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये 180 डिग्री के ही आपने प्रूव करना है। और बेटा हम क्या करते हैं साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं जो कि पैरेलल है ए बी के, जिसका नाम एल और एम है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन एल एम पैरेलल टू ए बी। देखे ना, ए बी जिस तरफ है ये भी इसी तरह से है, ये पैरेलल आ जाती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। टू, यहाँ पे हमने प्रूफ, इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटे, प्रूफ के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं और साथ ही साथ हम लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे पास इनका रीजन क्या है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स, यहां पे लिखेंगे रीजंस। ये हमारे पास दो हेडिंग्स आ जाती हैं, ये टू प्रूफ के अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जरा बात पे गौर कीजिएगा। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ए के और बी के। ये बी का अल्टरनेट एंगल आ जाता है, इसको मैंने 2 कह दिया। ए का अल्टरनेट एंगल है, इसको मैंने 1 कह दिया। इस तरह से आप लोगों ने 1 और 2 लिख लेने हैं अल्टरनेट एंगल्स के तौर पर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल मेजरमेंट एंगल ए अल्टरनेट एंगल्स, या ऑपोजिट एंगल्स लिख लीजिए बेटा, एक ही मतलब है अल्टरनेट एंगल्स। मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल मेजरमेंट एंगल किसके है, बी के। बेटा ये भी अल्टरनेट एंगल में आ जाता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है सी की, बी सी ए। जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो टोटल एंगल है, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी ए प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल किसकी आती है। मैं जरा बात दोबारा से दोहरा रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। हमारे पास ये जो टोटल, ये जो BCA लिखा जाता है, ये BCA, ये सेंटर वाला एंगल होता है। ठीक है जी, मैं इसको यूं भी लिख सकता था, BCA, यहां पे इस तरह से एंगल लगा देता। जो सेंटर वाला होता है ना, उसको एंगल कहते हैं। मैं इसको ACB भी लिख सकता था। ठीक है बेटे, तो हम लोग इसको इस तर्ज में लिख लेते हैं BCA। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल हमारे पास ये बन गया। अब जरा गौर करना है आप लोगों ने, अगर ये भी एंगल बन जाए तो टोटल ये कितना है, D नहीं बन गया। अगर ये D बन गया तो कितना है, ये 180 डिग्री। तो जब हम लोग एंगल्स को प्लस करें और वो 180 डिग्री आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पे आपने ये लिख लेना बेटे। अब आपने क्या करना है, एंगल 1 किसके इक्वल है, वो बेटा ए के। एंगल सी के ये बराबर है, ये एंगल बी के बराबर है, जैसे कि आप लोगों ने यहां पे भी कर दिया। इनको बेशक आप लिख लें 1, इसको लिख लें 2। ये एंगल क्या आ गया, बी इक्वल किसके है, 180 डिग्री के। यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। तो बेटा क्या ये ए बी सी हमारे पास, या ए सी बी 180 डिग्री नहीं बन गया, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ इतना सा, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये हमारे पास तरीकेकार है थ्योरम को प्रूफ करने का, विच वाज द सम ऑफ द, हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर वाले एंगल जो हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के लिए। बेटे हमने प्रूफ कर लिया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, जिसमें ए बी और सी बेटे हमें नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए गए हैं। तो कहते हैं कि प्रूफ करना है आप लोगों ने इनको, ए ओवर बी सी ओवर डी को आपने कन्वर्ट करना है ए डी इक्वल सी बी सी में, इसमें आपने कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी के। आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बी डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। यहां पे साथ में लिख लीजिएगा मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑफ इक्वालिटी, एक जैसी वैल्यूज पुट करने की, इक्वालिटी। अब क्या करेंगे बेटे, आप यहां पे ए आपने लिख लिया यहां पे, इसके साथ 1 ओवर बी बी डी, सी इंटू 1 ओवर डी बी डी। ये क्या किया है हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लगा दी है।
आइडेंटिटी वन को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास जो है ये b, ये 1/b बन गया और ये b इकट्ठे कर दिए जाते हैं इस तरह से। बाकी क्या रह गया, ad। यहां पे भी गौर कीजिएगा बेटे, आपने क्या किया, यहां पे लिखा 1/d ये वाला, और यहां पे क्या आ गया साथ में, आपने क्या लगा लिया, यहां पे d, और बेटे इसको ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी क्या रह गया, c और b। ये क्या किया अब आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटे अप्लाई कर दी है इसके अंदर। ठीक है जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी बन गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये b और ये b ये बेटे कट जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूल के तहत ये दोनों कट जाएंगे। बाकी हमारे पास जो है सिर्फ रह जाएगा 1, तो यहां पे लिख देंगे 1 इंटू ad 1 इंटू bc। तो बेटा क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत ये सारा कुछ हुआ है। ये प्रॉपर्टीज ज़हन में रखनी है आपने। बाकी क्या बच गया, AD इक्वल BC। ये बेटे आप लोगों ने हेंस प्रूव्ड कह देना इसको, इस तरह से आपने प्रूव कर लिया। तो ये तरीकेकार है इसको प्रूव कर लेने का। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देख लीजिएगा, A/B डॉट C/D इक्वल है AC/BD के। बेटे ये हम लोगों ने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ली जा सकती है A/B डॉट C/D के। तो बेटे क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि A डॉट 1/B डॉट C डॉट 1/D इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेंगे। और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इसका नाम क्या रखने वाले हैं, इसका नाम हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टी का, इसको हम लोग कह देंगे फ्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्योंकि हम लोगों ने ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, बस इतनी सी प्रॉपर्टी लिख लिया आप। अब बेटे क्या किया जाता है, इसके अंदर हमारे पास ये सारे डॉट यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको कोशिश कर लेनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि AC इकट्ठा लिख देंगे आप, और ये 1/B और 1/D ये इकट्ठा लिख देंगे आप। ठीक है जी, इस तरह से इसको क्या कहेंगे आप साथ में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बेटे तरीकेकार हो गया। अब आपने क्या कर लेना है इसके अंदर, अब हमारे पास बिल्कुल आसान सा काम हो चुका है कि ये AC और इनको हम लोग मिला सकते हैं। इनको मिला लेने के लिए आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे AC साथ में लिख लेना है 1/B भी पहले। तो ये क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, बेटे इसको भी फ्रैक्शन ही कहते हैं ना, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब तो बिल्कुल आसान मेरे ख्याल हल हो गया कि 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, AC ओवर ये क्या आ रहा है, BD। आप क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। दिस इज द वे टू प्रूव इट। प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी बेटे आपको। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर आता है 3 हमारे पास। इट इज A/B प्लस C/B इक्वल है A प्लस C/B के। आप लोगों ने बेटे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। इट इज A/B प्लस C/B। सबसे पहले तो आप लोग ये 1/B करके इसको अलग अलग कर लें। क्या किया, फ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। अच्छा बेटा अब क्या करने वाले हैं आप, A प्लस C 1/B। ये क्या है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेशक लेफ्ट ना भी लिखिए तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, साइन डिफरेंट है ना, ये प्लस और मल्टीप्लाई। अगर सेम साइन होते तो एसोसिएटिव का आप लोगों ने अभी नाम लिया था। अब इनको इकट्ठा बस लिख दीजिएगा, A प्लस C/B आ गया आपके पास। ये इकट्ठा लिखने से तो बेटा ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोगों ने प्रूव कर ली एक्सरसाइज 8 मुकम्मल तौर पे। तो बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज मुकम्मल हल हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में कुछ आया। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ये लॉजिक से थोड़ा सा ध्यान से और आराम आराम से समझने की जरूरत पड़ती है। शुक्रिया।